Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून तन्वी, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? फाइन, सेम। तन्वी, एक तो दिस इज योर फर्स्ट क्लास, बी वेरी कंफर्टेबल, कोई हेजिटेट मत करना। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि बी फ्री। अब तुम ये समझो फॉर मोमेंट, बस आप तन्वी ये समझो कि यू आर ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। और तो अब क्या, इंस्टेंट ऑफ आई एम गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। तो बस मुझे इतना पता चला आपके बारे में कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो उतने क्लियर नहीं हो पा रहे जितने होने चाहिए। यस और नो? Yes, sir. तो अब आप डिसाइड करो कि क्या पढ़ना है, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी डिस्कस करनी है। 2 मिनट थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपनी फिजिक्स पर। क्या स्टेट है? ओके, तो अभी मेरा पीटी था। मेरे चैप्टर 4 से लेकर के 10 तक आ रहे थे टिल ऑप्टिक्स। तो अभी मेरे लास्ट का चैप्टर हुआ नहीं है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स आधा हुआ था। एंड उससे पहले के चैप्टर्स में क्वेश्चंस आई कैन डू, अगर मैं एसेलेरोरा सॉल्व करती हूँ, कुछ भी करती हूँ। आई गेट कुछ कुछ टॉपिक्स, बट कुछ कुछ में मेरी क्लैरिटी नहीं आ पाती। एंड PT3 के क्वेश्चंस थोड़े अलग थे। एंड व्हेन आई सॉ देम तो मुझसे क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके ऊपर उसको स्टार्ट ही कैसे करूँ, उस क्वेश्चन को, उसमें होगा क्या। बेसिकली तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लॉजिक्स ऐसे हैं जो कि डिकोडिंग नहीं हो पा रही है वहां पर। यस सर। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी मेंटल एबिलिटी में दिक्कत है कि न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें राइट इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं की जा रही है। यस सर। तो एक काम करते हैं, तुम पिक करो कोई सा भी टॉप, पहले चैप्टर पिक कर लो। सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ आई हैं तुम्हारे लिए, ये बताओ मुझे फिजिक्स में। फिजिक्स के अंदर सर अभी मेरी रे ऑप्टिक्स में बहुत आ रही है। पहला रीजन क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बहुत जल्दी जल्दी में खत्म किया था। हम्म, जो हु वाज माय टीचर, जो मुझे पढ़ा रही थी। हम्म। एंड मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो पूरा टॉपिक ही समझ नहीं आया। तो एंड रे कॉम ऑप्टिक्स पूरा ऐसे मेरे ब्रेन में स्क्रैम्बल्ड है पूरा, मतलब कॉन्सेप्ट्स वगैरह, बिकॉज तो मुझे नहीं नाइस, तो समझ आया। एक काम करते हैं, फिर हम चॉइस नहीं बनाते हैं। हम रे हम्म। ऑप्टिक्स को एंटर कर जाते हैं, या दूसरा चैप्टर लेना चाहती हो या रे ऑप्टिक्स, यू विल डिसाइड। आई हैव नो प्रॉब्लम। टेक ए मोमेंट, मतलब एक थोड़ा सा रिलैक्स करो और खुद सोचो कि ज्यादा चैलेंजेस तुम्हें कहाँ हैं। अगर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी लगता है कि यहाँ करना है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ तुम मेरी टेस्टिंग अच्छे से करो। ओके सर। थिंक है 4 5 4 सेकंड के लिए सोचो क्या लेना चाहती हो, लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि लिटिल बिट चैलेंजिंग, जो थोड़ा तुम्हें रियल में परेशान करता है, वो वाला स्टेप। फिर तो हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, यू अंडरस्टैंड ना? यस सर। हम्म, कुछ भी सोच लो अपने हिसाब से, जो तुम कहोगी वो मैं कराऊंगा। और हमारे पास सारे चैप्टर्स ओपन है, कोई सा भी चैप्टर पिक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल थ्योरी, कुछ भी। मैं तो कहूंगा कि अगर तुम ऑप्टिक्स में इतना बोल रही हो जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है चैप्टर में, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर डोमिनेट कर रहा है डिस्टरबेंस में ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स ले लो। और अगर किरचॉफ्स लॉ पैनिक स्टेज में था, मतलब उसमें भी क्लैरिटी, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लो, या कोई और जहां चैलेंजेस थे, जैसा तुम चाहो। वी कैन स्टार्ट विद ऑप्टिक्स फिर, क्योंकि हाँ, वो मुझे बहुत लगता है टफ अभी। टफ लगता है तो बस, तो फिर आज अब ऑप्टिक्स का हमारा ये असाइनमेंट खुल गया है, इसके उसका कुछ नहीं है। अब ऑप्टिक्स के अंदर चलते हैं। अब याद रखना, हम ऑप्टिक्स से बाहर कोई बात नहीं करेंगे, अब हम हम्म। ऑप्टिक्स में ही बात करेंगे। तो अब ऑप्टिक्स में जो बोलना है, लेंसेज पर डायरेक्टली जाना है, TIR में जाना है, कहाँ जाना है, पहले ये डिसाइड कर लो। TIR। TIR में जाना है, ठीक है। TIR में आ गए हम लोग। अब सिर्फ पहले हम TIR में बात करेंगे, राइट? ओके। राइट। तनवी, ध्यान से मेरी बात को सुनना। रिफ्रैक्शन क्या होता रिफ्रैक्शन जब एक लाइट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन या कुछ भी दूसरे मीडियम में पास कर जाती है। है? रिफ्लेक्शन क्यों बोल रही हो? इसको छोटा रिफ्रैक्शन। कर दो ना, छोटा कर दो ना। When light passes from one medium to another medium, it is refraction. ओके। Yes or no? यस सर। तो क्या लाइट बैंड होती है? हाँ, होती राइट, है। बिल्कुल सही। क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें लाइट बैंड नहीं होती है रिफ्रैक्शन में? बेंड नहीं होती है। हाँ, रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट डज नॉट बैंड। क्या ऐसी कोई सिचुएशन होती है? अगर वो नॉर्मल बिल्कुल, स्टेट में अगर वो होती है। नॉर्मली इंसिडेंट हो, हाँ। अगर वो
नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंट होने में क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल क्या लोगे तो आई कितना है, जीरो। तो आर भी कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। यस और नो। यस सर। स्नेल लॉ आपको क्लियर है, यस सर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर है। यस सर। बिल्कुल। तो दो कंडीशन बनेगी, या तो रे डेंसर से रेयर में जाएगी या रेयर से डेंसर में जाएगी। तो अगर वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, कौन बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, एंगल ऑफ फ्रैक्शन बड़ा होगा। इंसिडेंस बड़ा होगा। हम्म। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी और डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो व्हेन रेज गोस फ्रॉम, क्या ये होगा, आर इज ग्रेटर देन आई, से यस और नो। यस सर। यस। तो क्या मुझे एक चीज आप मुझे बताइए कि जैसे जैसे तुम आई बढ़ाओगी वैसे वैसे आर बढ़ेगा या कम होगा। आर। जैसे जैसे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगी, मतलब बेसिकली पहला कंक्लूजन क्या निकला आपका, ये आपका आई है और ये आपका आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो रे क्या होगी, नॉर्मल से अबे बेंड हो जाएगी। यस और नो। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा। अब पहली कंडीशन ये समझ में आ गई या दोबारा बोलूं इसको। आ गई सर। ठीक है, आपके पास कॉपी पेन है एक हाँ। पास। हाँ हाँ। ठीक है, उसको लिखते जाना। अगर आपने आई को बढ़ाया, तन्वी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप हेजिटेट मत करना पूछने में, अगर मैंने आई को बढ़ाया तो आर बढ़ेगा या कम होगा। बढ़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा। राइट, राइट और रॉन्ग। यस सर। लेकिन फिर भी चाहे आई कितना ही बढ़ा दो आर भी बढ़ेगा, लेकिन ऑलवेज आर ग्रेटर देन आई ही रहेगा। यस और नो। यस सर। तो क्या मैं ये मानूं कि आपको ये दोनों रे समझ में आ गई हैं, ये वाली रे और ये वाली रे। आ गई। समझाओ इसको। पहली वाली के अंदर हम नॉर्मल से पास करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। इतना लिखो और पहले, अपनी कॉपी पे लिखो इतना, इतना लिख लो। हम्म। लिख लिया सही। ठीक है, अब मुझे बताओ कि दोनों में विच विल अटेंड 90 डिग्री फर्स्ट। दूसरा दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है, पहले दूसरा भी समझा दूं मुझे। दूसरे वाले के अंदर डेंस मीडियम से नहीं, रेयर। डेंसर टू रेयर तो सभी में हो रहा है या एक में हो रहा है, दूसरे पे हो रहा है या सभी सभी में में। हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरे में क्या हो रहा है। इसके अंदर ये हो रहा है कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। हाँ, तो जब रे, बिल्कुल सही। और फिर बिल्कुल सही। अब तन्वी ये क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। राइट। तो एक बात बताओ कि विच विल अटेंड 90 डिग्री फर्स्ट, पहले 90 डिग्री कौन अटेंड करेगा। सेकंड वाला। सेकंड मतलब कौन, आर या आई। आर। बिल्कुल सही। तुम्हें कैसे पता चला कि आर 90 डिग्री अटेंड करेगा। अगर हम आई बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो ही जाएगा। बिल्कुल सही। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। हम्म। तनबी फिर से बोलूं या क्लियर है, क्लियर है। रिपीट करो, आगे समझ से। समझाओ। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे और जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हाँ, 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। थोड़ा सा मिसिंग हो गया, पूरा सही बोला है लेकिन हल्का, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोले। ओके। मतलब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब फिर से बोलो आप। ओके। हम्म। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम, अगले केस पे बात करो कि अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दो, क्या कर सकती हो कि नहीं कर सकती। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रख सकती हो नहीं रख सकती। रख सकते रख सकती हो। तो फिर क्या रे डेंसर मीडियम में जा भी पाएगी या नहीं जा पाएगी। हैं। जा पाएगी। क्योंकि आर तो आई से बड़ा ही होता है ना, तो
आर 90 से बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। अब मान लो ये वाली रे है और यहाँ पर ये एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल है, और ये आपकी एंगल ऑफ रे, अगर तुम इसको और बढ़ा दो तो ये रे इस मीडियम में जाएगी या इस मीडियम में आ जाएगी? सेकंड वाले मीडियम में, डेंस मीडियम। अरे डेंसर में तो जा ही, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा कर दोगी तो आर क्या होगा? आर तो 90 से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। आर अगर 90 से ज्यादा हुआ, सोचो जरा, आर अगर 90 से ज्यादा हुआ तो वो रिफ्रैक्शन भी हुआ या नहीं हुआ? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन किसे कहते थे? हम्म। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाए। हम्म। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, मतलब इधर आ गई रे, तो क्या रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गई या गई नहीं? एक मीडियम से दूसरे मीडियम नहीं गई फिर। नहीं गई। तो फिर ये क्या रिफ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ? नहीं। नहीं हुआ। तो इस फिनोमेना को ही टी आई आर बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके। अभी लेकिन अभी थोड़ा सा और समझते हैं, यहां तक का थर्ड केस समझ में आ गया? यस सर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल पे होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल आपका 90 डिग्री होगा। हम्म। कैन बी रिपीट? ओके। जब रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा। परफेक्ट, वेरी गुड, एक बार और रिपीट करो इसको। जब रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा 90 डिग्री होगा तब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल होगा। हाँ, तो जिस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है। अगर हम आई को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करते हैं तो रे सेकंड मीडियम में जा ही नहीं पा रही। बोलो यस और नो। यस सर। इसको एक्सप्लेन करो भी। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री से ज्यादा करते हैं। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 से ज्यादा नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। ओके। हम्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो दूसरे मीडियम में नहीं जा पाएगी। तन भी इसको फिर से बोलो। ओके। हम्म। जो अगर हम लोग अपना क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देंगे तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो दूसरे मीडियम में नहीं जा पाएगी। अब उसे रिफ्रैक्टेड भी मत बोलो, जस्ट रे बोलो, क्योंकि अब वो रिफ्रैक्ट तो हुई नहीं, हम्म। दूसरे मीडियम में गई नहीं, तो क्या रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही है, यानी रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। इसको पहले एज इट इज लिख लो। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन रे इज नॉट गोइंग इन अनदर मीडियम, इट मींस देयर इज नो रिफ्रैक्शन नाउ। नाउ देयर इज नो रिफ्रैक्शन। लिख लिया सर। लिख लिया। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अनदर मीडियम, इट कम्स बैक टू द सेम मीडियम। हम्म। लिख, instead of going to the another medium, it comes back to the same medium. It simply means there is no refraction, यस सर। but light comes back to the same medium, and it follows the law of reflection, not the refraction. It means angle of reflection will be equal to angle of incidence, रिटन सर। and this phenomena is known as total internal reflection. डन सर। For happening TIR, there are two conditions. Number one, ray must come from denser to rarer medium, and angle of incidence should be greater than angle of incidence, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर should देन। greater than critical angle. ओके। Can be। यस सर। मैं टिक करूंगा, आपको उतना पार्ट एक्सप्लेन करना है, राइट? ठीक है, ओके। दिस वन। इसके अंदर अनडिफ्लेक्टेड पास कर रही है नॉर्मल से। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। देन इन दिस हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। करेक्ट। इसके अंदर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट बिकम्स क्रिटिकल एंगल जब हमारी रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री हो। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। दिस इज
इन दिस हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से रे डज नॉट पास दूसरे मीडियम में, हम्म। इट रिफ्लेक्ट्स बैक। एंड अभी जो लिखवाया है उसको रिपीट करो पूरा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होता है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और पूरी रे सेम मीडियम में वापस आ जाती है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? यस सर। ठीक है, कितनी क्लैरिटी आई? आगे। इन शॉर्ट में अगर समराइज करोगी तो कैसे करोगे टीआईआर को? जैसे मान लो फॉर ए मोमेंट मुझे नहीं आता टीआईआर, आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए टीचर, अब तुम मुझे कैसे कन्वे करोगी कि टीआईआर ये होता है? टीआईआर के अंदर हमारा रे का जो डेंस टू रेयर मीडियम में पास करना बहुत जरूरी होता है, डेंसर से रेयर में। और इसके अंदर जो हमारी रे होती है वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती, वो डेंस मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है रिफ्रैक्शन की जगह। परफेक्ट। क्या कंडीशंस होती हैं? कंडीशंस ये होती है कि रे को डेंस टू रेयर मीडियम में पास करना चाहिए, और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। वॉच केयरफुली, लुक केयरफुली, जो लिखा है उसको, जो स्क्रीन पे देख रही हो उसको। आई एम गिविंग यू 15-20 सेकेंड्स, आराम से जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछो। ओके सर। तन्वी, वेयर यस इज द, सर। वेयर इज द डाउट? नहीं है सर डाउट अभी। तन्वी, पहले कैसा था टीआईआर बिफोर टेकिंग द क्लास, और नाउ कैसा है डिफरेंस? सर पहले मुझे ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा था, मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया था, हम्म। एंड मेरे को नहीं पता था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं ये डायग्राम, इसका कॉन्सेप्ट पूरा। हम्म। एंड आई डेंट न्यू कि इसके अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, रिफ्रैक्शन क्यों नहीं बोलते। सो हम्म। ऐसे बेसिक्स बहुत हिले हुए थे, बट नाउ आई नो कि क्यों ऐसा है। ये तो मैंने करा दिया तुम्हारे लिए, या कोई और टॉपिक लेना है, इसी को आगे बढ़ाना है? इसी को आगे बढ़ा दीजिए सर। चलो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, क्रिटिकल एंगल को भी डिफाइन कर देते हैं। क्रिटिकल एंगल हमारा कैसे होगा? अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारा, इसमें ये मीडियम कौन सा है हमारा? डेंसर है। ये हमारा रेयर है। रेयर को अगर हम नाम देते हैं म्यू 1 का, और इसको नाम देते हैं म्यू 2 का, इस जगह पर अगर हम स्नेल लॉ अप्लाई करें तो कैसे करेंगे हम? बताओ। तब हम करेंगे μ2/μ1 क्या कहता है स्नेल्स लॉ, तनबी? sin IC upon sin R is equals to constant। ये वाला रूल इतना अच्छा नहीं है, इसकी जगह मैं आपको एक दूसरा रूल बताता हूँ जिसमें एरर नहीं होती कोई सी भी। कौन सा रूल होता है? म्यू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? म्यू यस। क्या है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, उस वाली साइड में जो भी एंगल होगा, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या रिफ्रैक्टेड हो, वो एक साथ आएगा। अगर हम ये वाला एंगल लेते, ये वाली साइड लेते हैं म्यू 1 वाली, तो कितना आएगा? म्यू 1 साइन आई। साइन आई की जगह कितना आएगा? 90 डिग्री से, यस और नो? यस सर। और यहां पर कितना आ जाएगा? म्यू 2 साइन आई सी, यस और नो? साइन यस। 90 कितना है आपका? 1। म्यू 1 इक्वल टू कितना आ गया? म्यू 2 साइन आई सी। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/sin IC, यस और नो? यस सर। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है 1 म्यू 2, 1/sin IC। 1 म्यू 2 का क्या मतलब होता है तन्वी? 1/μ2 का कि सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है रे। नहीं 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 नहीं, वो वाली बात नहीं है। वो वाला नहीं होता। 1 म्यू 2 का मतलब होता है, लिख लो इसको, नोट डाउन करो। आप नोट डाउन कर रही है ना मैं जो लिख रहा हूँ पूरा? यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 1 म्यू 2 का मतलब होता है, इसका राइट साइड वाले का मतलब होता है ऑफ, ऑफ सेकंड मीडियम, और लेफ्ट वाले का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट। तो 1 म्यू 2 का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ओके। राइट? तो साइन आई सी आपका कितना हो जाएगा? 1/1 म्यू 2। तो देयर फोर आई सी इक्वल टू कितना आ गया? साइन इनवर्स 1 अपॉन, जो प्रीवियस तुमने क्लासेस ली हुई हो और इस क्लास में क्या डिफरेंस फील करती हो? इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझा है। पहले ये था कि अ, ज्यादा बुक को रेफर करके उन्होंने समझाया था, मतलब पूरा हम्म। ऐसे इन डेप्थ नहीं गई थी। तो अब हम्म। आई एम रीडिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे थोड़ा ले मैन लैंग्वेज में समझना था, तो मुझे आज वो अच्छे से समझा गया कॉन्सेप्ट के साथ पूरा।
ऐसे ही समझना चाहते हो? यस सर। मुझे एक चीज बताओ कि म्यू वन और वन म्यू टू और म्यू टू, इन तीनों में क्या डिफरेंस है तन्वी? म्यू वन पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वन म्यू टू और म्यू टू में क्या डिफरेंस? दोनों ही भी मीडियम टू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यस और नो? यस सर। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? म्यू टू के अंदर हम सर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, फर्स्ट के अंदर हम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू पहला मीडियम। तो फिर इसमें अभी भी अंतर क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तन्वी बी ऑनेस्ट। नहीं हुआ। बस नहीं हुआ तो चलो लिखे देखो। इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिमाग में तो आता होगा, क्या होता है ये, क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसकी डेफिनेशन आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या उससे दूर। हाँ, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने एक आइडिया दिया, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है, कितना डेंसर है कितना रेयरर है। क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा रेयर है? डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम में क्या डिफरेंस होता है सर? भाई डेंसर मीडियम उसे कहेंगे जिसमें लाइट की स्पीड कम हो, और हम्म। रेयर मीडियम उसे कहेंगे जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा। ज्यादा हो। ओके। क्या हुआ, क्या समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डेंस या रेयर मीडियम के बारे में बताता है। डेंस मीडियम वो होता है जिसके अंदर लाइट की स्पीड कम होती है। डेंस नहीं, डेंसर। क्योंकि ये डेंसर ये रिलेटिव होता है, हम्म। तो हमें डेंसर बोलना पड़ेगा या डेंस बोलना पड़ेगा? डेंसर। डेंसर, हाँ। और रेयरर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। बिल्कुल सही। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह से डिफाइंड होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। न्यूज। चलो, पहले इतना समझ में आया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं? जैसे कि एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? इट इज, नोट डाउन करो इसको, तन्वी नोट डाउन करो। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in that medium. Absolute refractive index of any medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in that medium. फिर से बोल रहा हूं, absolute refractive index of any medium is defined as the speed of light in वैक्यूम। to the speed of light in that medium. क्या मैंने बोला तन्वी? Absolute refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. हाँ, अब रिलेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वन म्यू टू से, मतलब V1 अपॉन V2। तो लिखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। फिर से बोल रहा हूं मैं, relative refractive index 1 mu 2 is defined as the speed of light in medium 1 2 speed of light in medium 2। तनवीर फिर से बोलूं? No, sir, got it. चलो समझाओ। The relative refractive index is defined as the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. तो अब तुम क्या इस म्यू वन, म्यू टू और वन म्यू टू में डिफरेंस बता सकती हो क्या है? Mu 1 and mu 2 are absolute refractive index, हाँ, वेरी गुड। और ये? and 1 mu 2 is relative refractive index. राइट, तीनों के फॉर्मूले अलग अलग होंगे या सेम होंगे? अलग होंगे। और ये है, ये क्या है? सर म्यू 1 का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। यस सर। ये क्या है? इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। और ये क्या है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। अब बताओ पहले कितनी क्लियरिटी थी और अब कितनी क्लियरिटी है। पहले नहीं थी उतनी, अब ज्यादा है, अच्छे से अब बेटर। अब मुझे बताओ कि क्या हम तीनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, करते हैं कोशिश। कोशिश करने में बुराई है, अच्छा ही है। अच्छा ही है। अच्छा ही है। तो वन म्यू टू हम क्या लिख सकते हैं, V1/V2। लेकिन म्यू वन किससे डिफाइंड होता है, CY V1 से। म्यू टू यस। किससे डिफाइंड होता है, CY V2 से। और वन म्यू टू किससे डिफाइंड होता है, V1/V2 से। यस और नो। यस सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/V2 इंटू V1 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C/V2 इंटू V1/C, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C/V2 रेशियो C/V1। तो क्या ये हमारा ये हो गया म्यू टू रेशियो म्यू वन। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये रिलेशनशिप बन गई। यस सर। अब तुम्हें थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आया या काफी बेटर तरीके से आया। काफी बेटर तरीके से। और स्नेल लॉ अब कितना क्लियर हुआ, वो वाला जो तुम स्नेल लॉ यूज करती थी, sin A/sin R, वो हम्म, तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है, म्यू इंटू साइन ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है। सर ये वाला ज्यादा क्लैरिटी दे रहा है। म्यू वाली, चलो इसको नोट डाउन करो और एक बार समझाओ, फिर मैं इसमें हम एक बात और करेंगे। ये एक एक नंबर में दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन करो साथ साथ, और मुझे ध्यान से देखो, क्या ये सही है तन्वी या गलत है, ये वाला जो पहला लिखा हुआ है। तन्वी ये पहला वाला सही लिखा हुआ है, गलत है? गलत। देखो इधर देखो जरा, म्यू 2/μ1 कितना होगा। 1/μ2। नहीं नहीं, उसके टर्म्स में छोड़ दो, तुम पहले वैसे बताओ, वी और वी के टर्म्स बताओ, V1/V2 होगा, V2/V1। V2/V1। V2/V1, यस और नो। यस सर। देयरफॉर अगर हम इन दोनों को दोनों साइड से रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है। यस सर। और ये V1/V2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो तन्वी ये राइट है या रॉन्ग है। सही है। तन्वी इसको नोट डाउन करो और मुझे थोड़ा समझाओ कि तुम्हें कितनी क्लियरिटी आ रही है, फिर अभी हम सेकंड वाले उसमें चलते ओके। हैं। कोई और टॉपिक करना है या तुम्हें ग्लिम्स मेरी क्लासेस की मिल गई है, या कुछ और भी डिस्कस सर करना मिल गई नहीं सर, अच्छी क्लास थी। लाइक जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया ये, क्योंकि मैं अपने एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे सर ने भी कहा था कि ये आएगा, बट मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इसे छोड़ दिया था है। एग्जाम हाँ से पहले। तो हाँ। अब मुझे बेटर समझ आया। क्या तुम किसी और अपनी फ्रेंड को समझा पाओगी ये। हाँ टोटली। तन भी तुम्हें लगा कि ये वाली जो मेरी क्लास है, मतलब ऑनलाइन, ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर ऑनलाइन या ऑफलाइन से। हाँ सर, इट्स मोर इंटरेक्टिव। सर आई एम बेसिकली, मेरे को तो ठीक होती है ऑनलाइन क्लासेस, बट एट टाइम्स मैं बीच में थोड़ा जोन आउट हो जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो ऑफ कोर्स टीचर सामने नहीं है तो थोड़ा हो जाता है जोन आउट, बट हम्म। इसके अंदर आई हैड माई कॉन्सेंट्रेशन फुल्ली ऑन द स्क्रीन। इट वॉज इंटरेक्टिव। इंटरेक्शन का वे हमारा कैसा है। सर इट वॉज नाइस, मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं थोड़ी डम्ब लगूंगी सामने से। आई हम्म। फेल्ट कंफर्टेबल इन आस्किंग क्वेश्चंस, और मुझे हर एक चीज अच्छे से समझ आई। तन्वी मुझे प्लीज कन्वे कर दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें 10/10 क्लियर है, अगर नहीं है तो फिर मैं कहूँ, ठीक है। ओके सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक मीडियम के बारे में बताते हैं कि वो डेंसर है या रेयर है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसके अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम हो जाती है। रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमारी ज्यादा रहती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और उसके दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट के अंदर वी बेसिकली डिफाइन इट एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट in that medium. Mu is equals to C upon V. Relative refractive index is defined as speed of light in medium 1 to speed of light. बिना इसके नहीं बोल सकते तुम इसको, तुम्हें बोलना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज, क्योंकि 2/μ1 और 1/μ2 डिफरेंट है दोनों। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला इसके लिए थोड़ी, इसके लिए तो अलग होगा। अग्री। यस सर। सब बोलो।
Relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as speed of light of medium 1 upon speed of light of medium 2. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Of medium 2 with respect to medium 1 is equals to speed of medium 1 upon speed of medium 2. स्पीड ऑफ मीडियम वन, नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। Speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. करेक्ट। That is equal इसको to. हमने रीअरेंज करा, Hmm, रीअरेंज करते करते हमने ऐसे लिख सकते हैं, फिर हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ न्यूमरेटर न्यूमरेटर को, फिर रीअरेंज करा तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, यस और नो। और ये yes हमारा sir. पहले पहले वाले इन तीनों में डिफरेंस तुमने बता ही दिया है। म्यू वन क्या है आपका? Hmm, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम टू, और ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। और पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? yes sir. वन म्यू टू I- इक्वल टू वन बाय टू म्यू वन, और हम इसको कैसे करेंगे ये समझाओ आप। इस वाले को भी ऊपर से ही सॉल्व करना. बिल्कुल। वन म्यू टू कितना हो जाएगा आपका? सही बोल रही हो आप। वन म्यू टू कितना हो जाएगा? वी वन अपॉन वन वी टू, वी टू अपॉन वी वन, V1 upon V2. वी वन अपॉन वी टू, टू म्यू थ्री, V2 upon V3. और थ्री म्यू वन। V3 upon V1. तो क्या ये वी थ्री कैंसिल होगा? Hmm, वी वन वी वन, yes sir. वी टू वी टू, Yes और sir. ये कितना आ गया? One। One. इसको नोट डाउन करो। Done sir. क्या लगता है तन्वी, कितनी क्लैरिटी आई है? 100%. सर इस कॉन्सेप्ट में तो अच्छे से आ गई मुझे अभी. मतलब टी आई आर अब तुम कह सकती हो कि हाँ बिल्कुल क्लियर है। हाँ यस सर. चलो अपनी फिजिक्स के बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्शन दो। सर फिजिक्स तो मतलब मैं सच बताऊँ तो अभी मैं थोड़ा ज्यादा डरने लगी थी फिजिक्स से क्योंकि क्वेश्चंस हो जा रहे थे बट एग्जाम के अंदर थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं तो उनका समझ नहीं आता कैसे सॉल्व करना है. बाकी आई डू प्रैक्टिस फिजिक्स मतलब फिजिक्स तो मैं रोज ही करती हूँ. बायोकेमिस्ट्री उतना नहीं भी करती तो फिजिक्स आई प्रैक्टिस हर दिन. अच्छे से समझ आ गया सब कुछ. हम्म। एंड मुझे मेन दिक्कत ये आती कि न्यूमेरिकल अगर अलग दे दिया जाए तो उसको अप्रोच कैसे करना है समझना कैसे कि इसके अंदर करना क्या है. 100% हो जाएगा। लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि बिफोर द क्लास आपका फिजिक्स में कॉन्फिडेंस कितना था ऑन 10, और आफ्टर द क्लास कितना है ऑन 10? बिफोर थ्री. अभी बहुत बेटर है इट्स लाइक 8. तो बिफोर कितना था? थ्री। थैंक्स। इतना यस ज्यादा रेस करने का कारण? सर अच्छे से समझ आया कॉन्सेप्ट मतलब पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम्म। इतनी छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती है. मुझे नहीं पता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिलेटिव में इतना डिफरेंस ही क्या है. आई जस्ट हम्म। न्यू द नेम्स. ऐसे था मतलब इस और वजह से. शायद तुम्हें स्नेल लॉ में भी तुम्हें मजा आया, थोड़ा अच्छा लगा स्नेल लॉ में भी। तुम पहले सोचती थी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, बट वो ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें हर बार दिक्कत खड़ी करता होगा वो। करता था. और अब अब नहीं करता. बी कॉन्फिडेंट। मेरा टारगेट है तुम्हें कॉन्फिडेंस 10 on 10 करना, डेडलाइन से पहले तुम्हारी चीजें फिनिश करना। और मेरी एकमात्र रिक्वेस्ट है, मैं 100% क्लैरिटी की प्रॉमिस करता हूँ, बट मेरी एकमात्र रिक्वेस्ट है। व्हाट इज दैट रिक्वेस्ट? रोज प्रैक्टिस करना. नहीं 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 नहीं, दैट इज नॉट माई रिक्वेस्ट। वो आप अपना करना, लेकिन मेरी ओनली रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट बी हेजिटेटेड टू टू आस्क। क्या? डोंट बी हेजिटेटेड टू आस्क क्वेश्चन. बस इतना अगर तुमने कर दिया ना, मैं तुमसे इस बात की प्रॉमिस करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, अगर तुमने पूछने में हेजिटेशन नहीं करा, तो ये मैं कमिटमेंट करता हूँ तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में होंगे, हाईएस्ट क्लैरिटी तुम्हारी फिजिक्स में होगी। और तुमने आज क्लास लेकर देख ही लिया तो तुम्हें पता चली गया कि हाँ हो जाएगी। बस मेरे लिए बस एक ही प्रॉमिस चाहिए होता है स्टूडेंट से, वन एंड ओनली वन। व्हाट इज दैट प्रॉमिस? डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस. दैट और वो तुम्हें कभी डिमीन नहीं मिलेगा। तुम्हें हर क्वेश्चन, चाहे तुम कुछ भी पूछोगी, तुम अगर ये भी पूछोगी यहाँ वन क्यों लिखा है, यहाँ टू क्यों लिखा है, तो उसका भी मतलब मैं बताऊंगा। अगर इंटरचेंज कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका भी मतलब बताऊंगा। अगर वन थोड़ा सा ऊपर आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, नीचे ये टू ऊपर आ गया तो ये, या अभी मैं फिर बता देता हूँ, कुछ जगह वन ऊपर लिखा रहता है, ऊपर नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लेफ्ट और राइट से। क्या मतलब होता है? कहीं पर वन नीचे होता है, टू ऊपर होता है, कहीं पर टू नीचे होता है, वन ऊपर होता है। क्या बताया तन्वी मैंने? कि वन और टू ऊपर हो या नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता. राइट और लेफ्ट हो उससे फर्क पड़ता है. और राइट मतलब ऑफ, और लेफ्ट मतलब? लेफ्ट मतलब विद रिस्पेक्ट टू. तन्वी, माइन्यूट माइन्यूट चीजें कितना मायने रख रही है?
सर बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, वरना थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ पाती इतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट की। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम।